नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। और जितने भी नए साथी होंगे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये उत्साह है। ऑप्शन ए दी है कल्पना, ऑप्शन बी है समेक, ऑप्शन सी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है चिंतन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी है, मूल प्रवृत्ति। युत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। यहां पर इसके बारे में जान लेते हैं, पूरा डिटेल दिया गया है मूल प्रवृत्ति के बारे में। तो युत्सा एक मूल प्रवृत्ति है और मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वे विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। तो पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। और इन्होंने मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्ति जो है बताया है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक क्या होता है? एक संवेग होता है। जैसे कि पलायन या भागना, ये क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। और पलायन या भागते कब हैं हम? जब हमारे अंदर रहता है भय नामक संवेग, आवेग, इमोशन रहता है। ठीक है, ये अगर पहले पैदा हो जाएगा, भय अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम भागने लगते हैं, वहाँ से पलायन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है युत्सा या युद्ध प्रवृत्ति। युत्सा या युद्ध प्रवृत्ति कब आएगी? जब हमारे अंदर रहेगा क्रोध। उसी प्रकार निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण, हम किसी से छुटकारा पाना चाहेंगे कब? जब हमारे अंदर रहेगा घृणा। पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, ये आता है वात्सल्य नामक संवेग से। शरणागति यानी कि किसी के शरण में जाना चाहेंगे कब? यानी कि संवेदना हमारे अंदर कब आएगी? जब हमारे अंदर रहेगा कष्ट। उसके बाद चलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा नामक जो मूल प्रवृत्ति है ये आता है आश्चर्य नामक संवेग से आता है। आश्चर्य नामक संवेग से आता है कौन सा? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति। उसी प्रकार काम मूल प्रवृत्ति जो है ये आता है कामुकता से आता है। कामुकता संवेग से आता है। आत्मस्थापना या आत्म प्रकाशन जो मूल प्रवृत्ति है ये आता है श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर आएगी। आत्म अभिमान की जो भावना आएगी तब हम आत्म प्रकाशन करना चाहेंगे। दैन या विनीत भाव कब आती है? ये आता है जो है अधीनता की भावना से। ठीक है, दैन या विनीत भाव, अधीनता की भावना हमारे अंदर संवेग रहेगा तो दैन या विनीत भाव आता है। सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति ये आता है एकाकीपन से। जब अकेले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमको। ठीक है, तो हम समूह में जाने की जो है इच्छा रखेंगे। भोजनान्वेषण यानी कि भोजन की तलाश में हम कब भटकेंगे इधर उधर? जब हमको भूख लगेगी। उसी प्रकार संग्रह या संचय की प्रवृत्ति कब आएगी? जब हमारे अधिकार की भावना हमारे अंदर रहेगा। रचना ये आता है कृति भाव या रचना की अनुभूति नामक संवेग से आता है। उसी प्रकार है हास्य ये आता है आमोद से आता है। हास्य नामक जो मूल प्रवृत्ति है ये आमोद नामक संवेग से आता है। तो इस प्रकार जो है जो विलियम मैकडूगल थे इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति जो है बताया था और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेश, ये परिवेश जन्य तत्व है, परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी है आर्थिक तत्व, ऑप्शन डी है वंशानुगत तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं सामाजिक विकास के बारे में। तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है ये बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है? तत्व है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकता को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास करता है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण से ही संभव है। यहाँ पर हॉलॉक ने कुछ कहा है। क्या कहा है देखते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है कि सामाजिक संबंध में परिपक्वता को प्राप्त करना। जो हॉलॉक है इनके अनुसार जो है सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि सामाजिक संबंध में परिपक्वता को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न दिया है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन डी है कल्पना और संयोगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में।
तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो कौन सा है? वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में रहकर शैशवावस्था में विशेष कर बोल रहा है कि जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। तो शारीरिक विकास की जो गति जो तीव्र कब होती है? ये जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। यहाँ पर बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष में जो 6 से 9 वर्ष की आयु है, इसमें भी शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्ष में शारीरिक विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। उसके बाद फिर से देखो किशोरावस्था में फिर आता है कि 12 से 18 वर्ष तक माना गया है जो किशोरावस्था है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुत गति से होता है, यानी कि बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु तक, और वहीं देखते हैं तो बालक में 14 से 15 वर्ष की आयु में होती है तीव्र गति से। तो इस प्रकार जो है इसको द्रुतगामी विकास का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन यदि है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी है। निरंतर विकास का सिद्धांत जो है विकास का ही सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, हाँ ये सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। उसी प्रकार है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर जो है विकास का सिद्धांत दिया गया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गैरिसन तथा अन्य के अनुसार दिया गया है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत इसको हम लोग पढ़े हैं। इसमें 2 सिद्धांत होता है, ठीक है। इसमें 2 इसके एक होता है सिर से पैर की ओर और एक होता है धड़ से बाहर की ओर, ठीक है। तो हम इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। उसके बाद निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद है विकास क्रम का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत ही है। उसके बाद है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये भी जो है विकास का सिद्धांत है। यहाँ पर देखते हैं तो जो दिया है, जो नहीं दिया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है बल्कि ये अधिगम का सिद्धांत है। जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया है वो एक अधिगम का सिद्धांत है, जिसको देने वाले थे कौन? इवान पालोव द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए दिया है मेरेडिथ, ऑप्शन बी है हरलॉक, ऑप्शन सी है गेसेल, ऑप्शन डी है डगलस और हॉलैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये वाला जो कथन दिए हैं हरलॉक ने दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं तो ये जो हरलॉक के द्वारा जो कहा गया है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये किसने दिया है? हरलॉक ने। उसी प्रकार मेरेडिथ के अनुसार देखो कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। तो ये कथन जो है मेरेडिथ के अनुसार है। उसी प्रकार गेसेल के अनुसार देखते हैं तो विकास केवल एक प्रत्यय यानी कि विचार ही नहीं है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। जो विचार है, जो व्यवहार है हम लोगों का, वो जो है सबसे अधिक विकासात्मक स्तर है व्यवहार। ऐसा कहने वाले कौन थे? गेसेल।
तो इसका सही उत्तर क्या है? हॉरलॉग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधिगम है जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी है एक स्वतंत्र क्रिया है। ऑप्शन सी है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन डी है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो यहाँ पर कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? एक समग्र परिस्थिति प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता। कोहलर के अनुसार कि प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है। जब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना और फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचालक है। सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का जो विकास है उतना ही अधिक होगा। तो इन्होंने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए दिया है किलपैट्रिक, ऑप्शन बी है हर्बर्ट, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, ऑप्शन डी है ब्लूम। तो पंचपद प्रणाली जो प्रतिपादित करने वाले थे ये थे हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। आगे जान लेते हैं पंचपद प्रणाली के बारे में। तो पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट के द्वारा जो है किया गया, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर व्यवस्था, फिर मूल्यांकन। तो ये जो सोपान है इस प्रकार से होना चाहिए। पहले प्रस्तावना रखनी चाहिए, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर व्यवस्था, फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखो हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के ये पांचों सोपान बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज भी इनका जो अनुसरण है किसी न किसी रूप में किया जाता है। हमारे देश की अधिकतर पाठ योजनाएं हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकार की जो चर्चा है किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए दिया है कैनन, ऑप्शन बी है जूंग, यहाँ पर जूंग है, ऑप्शन सी है क्रैस्मर, ऑप्शन डी है स्प्रेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व को जो प्रकार बताए हैं ये बताए हैं कैनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं। कैनन ने यहाँ पर एक अंधियों लिखा गया है, एक ग्रंथि होगा ये वाला। तो कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं: थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रिनल ग्रंथि वाले। तो इन्होंने ग्रंथि के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक होता है थायराइड ग्रंथि वाले, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और है एड्रिनल ग्रंथि वाले। जुंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो कैनन ने जो है ग्रंथि के आधार पर बताया है, एक थायराइड ग्रंथि वाले और एक पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एक एड्रिनल ग्रंथि वाले। वहीं जुंग ने जो है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है: अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी यानी कि जो जैसे शांत स्वभाव के जो होते हैं वो अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और बहिर्मुखी जो है बोलचाल में जो है अच्छे होते हैं, ठीक है, उसको बहिर्मुखी कहा जाता है। और उभयमुखी जो दोनों जिसमें दोनों गुण मिलता है उसको उभयमुखी कहते हैं। तो और उसी प्रकार क्रैस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। जो क्रैस्मर थे, ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? शरीर की रचना के आधार पर, जैसे लंबकाय, सुडोलकाय और गोलाकार।
ठीक है, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय, इन्होंने जो है शरीर के आधार पर बांटा। उसी प्रकार स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्ति को 6 भागों में बांटा है। स्प्रेंजर जो थे उन्होंने मूल्यों के आधार पर बांटा, जैसे सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में वर्गीकृत किया है। तो इस प्रकार जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग प्रकार से जो है व्यक्तित्व बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ग्रंथि के आधार पर जो बताया है वो कैनन के द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दिया है डिहान, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये डेवल है, डेवल। ऑप्शन सी है कॉल एंड ब्रूस, ऑप्शन डी है क्रो व क्रोका। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एवं क्रोका। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं, तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का कथन है। यहाँ पर देखते हैं, तो सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह है क्रो एवं क्रो का। वही देखते हैं, तो देवल यानी कि डेवल के शब्दों में देखते हैं, तो सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है, जो सृजनात्मकता है वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। और डिहान एवं हेविंगहर्स्ट के अनुसार जो है सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है, अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिससे उसे प्रस्तुत किया। बुश के अनुसार तो सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग जो है परिभाषा बताए हैं सृजनात्मकता के, क्रिएटिविटी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन ए है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, ऑप्शन बी है परिपक्वता के फलस्वरूप, ऑप्शन सी है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, ऑप्शन डी है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, ये होगा इसका B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो होता है ये होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखते हैं, तो B.F. स्किनर के अनुसार बच्चे में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल और रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। वहीं B.F. स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, 30 प्रश्न टोटल पढ़ेंगे क्योंकि